सत्येंद्र जैन पर कसता जा रहा है ईडी का शिकंजा। सत्येंद्र जैन की रिहाइशगाह और दीगर मुकामात पर ईडी की छापामारी। 7 मुकामात पर ईडी की छापामारी। सत्येंद्र जैन फिलहाल ईडी की हिरासत में। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से। सत्येंद्र जैन पर कसता जा रहा है ईडी का शिकंजा। सत्येंद्र जैन की रिहाइशगाह और दीगर मुकामात पर ईडी की छापामारी। 7 मुकामात पर ईडी की छापामारी। सत्येंद्र जैन फिलहाल ईडी की हिरासत में है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सत्येंद्र जैन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। सत्येंद्र जैन की रिहाइशगाह और दीगर मुकामात पर ईडी की छापामारी। 7 मुकामात पर ईडी की छापामारी हुई है। सत्येंद्र जैन फिलहाल ईडी की हिरासत में है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली के, जहां हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त जुड़े। शंकर, बड़ी खबर आ रही है। सत्येंद्र जैन फिलहाल तो हिरासत में, लेकिन ईडी का शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। उनकी रिहाइशगाह पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर पे देखिए, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जो आम आदमी पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता हैं, इनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम 7 लोकेशन पर इस वक्त में छापेमारी कर रही है। और ये जो पूरा मामला है, ये मामला 2015-2017 के बीच का है, जिस वक्त में उस वक्त में सत्येंद्र जैन और उसके साथ साथ उनके परिवार से जुड़े हुए कई सदस्यों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। और ये मामला जो है इनकम टैक्स की एक रिपोर्ट पर दर्ज हुआ था। इनकम टैक्स की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने उस मामले को दर्ज किया। और उसके बाद सीबीआई द्वारा जो इस तरह से मामले को दर्ज किया गया था, डीए का केस, यानी कि अवैध तौर पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला। और जिस तरह से सत्येंद्र जैन एक सार्वजनिक तौर पे एक पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद जिस तरह से आय से अधिक संपत्ति उन्होंने अर्जित किया था, इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने केस को रजिस्टर्ड किया था। और उसी मामले को बाद में ईडी के द्वारा उस केस को टेक ओवर किया गया। यानी कि जिस तरह से जो मामला सीबीआई द्वारा दर्ज था, उसी मामले को टेक ओवर कर लिया गया, उसी मामले को ईडी ने रजिस्टर्ड किया। लेकिन वो मामला दर्ज किया गया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब मामला दर्ज किया गया, उसके बाद इस मामले में कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। इस मामले में कई हवाला कारोबारियों से भी पूछताछ हुई, कोलकाता के कई आरोपियों की पूछताछ हुई। उसके बाद इस सर्च होने के बाद आगे की तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए आज 7 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि सत्येंद्र जैन इस वक्त में ईडी की कस्टडी में है और कस्टडी में लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। 9 जून तक वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। उसके बाद फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की कस्टडी और भी मांगी जा सकती है। लेकिन इस वक्त में सत्येंद्र जैन कस्टडी में है। और दूसरी तरफ देखा जाए, उनसे जुड़े हुए 7 लोकेशन पर छापेमारी चल रही है। और इन 7 लोकेशन की अगर बात करें तो वो दिल्ली एनसीआर का इलाका है। हालांकि इसका कनेक्शन कोलकाता से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन किस तरह से इस मामले में अभी तक की छापेमारी हुई, किस तरह से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, इस मामले में कई अभी तक लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में सत्येंद्र जैन बिल्कुल 7 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है, जैसा कि आपने बताया। तो क्या कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है इस मामले में? निश्चित तौर पे देखिए, इस मामले पर जिस तरह से ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, इस मामले में कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। पहले इस मामले में जिस तरह से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद सत्येंद्र जैन से जो पूछताछ हुई, उसी के आधार पर कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ जल्द ही एक्शन लिया जाना है। उस मामले में ईडी जल्द ही पूछताछ की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम देगी। और उसके बाद गिरफ्तारी की जो संभावनाएं हैं, 1 से 2 सप्ताह के अंदर कई अन्य आरोपियों के खिलाफ बढ़ चुकी है। यानी कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर कुछ और भी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। और उसके बाद इस मामले में कहा जा सकता है कि कई लोगों से पूछताछ भी अभी चल रही है। उनको लगातार कई अन्य आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन ईडी जब तक जो एक पुख्ता तौर पे जब तक सबूत इकट्ठा नहीं कर लेती है, तब तक नाम का खुलासा नहीं करती है। और हमारे जो सूत्र हैं उनका भी यही कहना है कि इस मामले में कई लोगों से हमारी पूछताछ चल रही है। लेकिन पूछताछ के बाद जब पुख्ता तौर पे सबूत मिल जाएंगे और अगर कोई महत्वपूर्ण बयान दर्ज होता है, तो उसके बाद ही आगे इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मामला काफी अभी आगे बढ़ चुका है। लेकिन इस मामले में सत्येंद्र जैन की जो मुश्किलें हैं आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अभी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि उसकी जमानत की जो अर्जी जिस तरह से लगाई जा रही है, वो निश्चित तौर पे वो अभी आने वाले वक्त में उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा सकता है कोर्ट में। क्योंकि जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की अगर बात करें तो इस एक्ट के तहत जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। और वही मुश्किलें
सत्येंद्र जैन को भी आने आगे वाली आएंगे, हैं। बिल्कुल। और जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं और उसी के आधार पर आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का फैसला। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनावी मैदान में, आजम खान की अहलिया तंजीम फातिमा रामगढ़ से इलेक्शन लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी के जराये का इंकशाफ। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ज़िमनी इंतखाबात के ताल्लुक से। लोकसभा के जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का फैसला। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनावी मैदान में होंगे। आजम खान की अहलिया तंजीम फातिमा रामगढ़ से इलेक्शन लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी के जराये का इंकशाफ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के ताल्लुक से। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का फैसला। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनावी मैदान में होंगे। आजम खान की अहलिया तंजीम फातिमा रामगढ़ से इलेक्शन लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी के ज़राए ने ये इंकशाफ किया है। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में यमुना की खाई में हुए बस हादसे में 26 अफराद की मौत हुई है, जबकि 4 जख्मी हैं। मेलुकीन और जख्मियों का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने पुलिस इंतजामिया के साथ मिलकर पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए लाशों को खाई से निकाला। वज़ीर-ए-आला धामी की पूरी हुकूमती मशीनरी बचाव के काम में लगी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख का इजहार किया। मरकज के साथ साथ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की हुकूमतों ने भी मुआवजे का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देर रात देहरादून के अस्पताल में जेर इलाज जख्मियों की क़यादत की। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने नुमाइंदे सुनील के पास, जो इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। सुनील, एक बुरी खबर है। कल जो जिस तरह से हादसा पेश आया, 30 लोग सवार थे, 26 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त क्या स्थिति है? क्या रेस्क्यू पूरी तरह से खत्म हो चुका है या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन कल देर रात ही सबमिट कर लिया गया था, जब 26 लोगों की इसमें कैजुअलिटी हुई है। 4 लोग घायल हुए हैं। चारों घायलों को हायर सेंटर देहरादून भेजा गया है। और जो 26 जो कैजुअलिटीज थी उनको पंचनामा की कार्रवाई के बाद जॉलीग्रांट एयरपोर्ट भेज दिया गया है। वहां पर अभी जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो मृतकों के परिजन वहां पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की। वो जो भी सलाह मशूरा करेंगे, यानी कि वो एयरलिफ्ट उनको वहां से किया जाएगा या फिर सड़क मार्ग से भेजा जाएगा, वो जॉलीग्रांट से तय होगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी आई है कि उनके लिए एयरबस मंगाई जा रही है और सभी शवों को एमपी मध्य प्रदेश एयरलिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर मैं भी स्पॉट पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है। यहाँ पर दोनों मुख्यमंत्री पहुँचने वाले हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी। ये घटना स्थल है जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसी स्पॉट से आप देखिए कि ये यमुनोत्री हाईवे है और यहाँ से ये खड़ी पहाड़ी है 90 डिग्री के एंगल पर, और करीब 300 मीटर नीचे जाकर ये बस टकराई होगी। आप अंदाजा लगाइए कि कितना भीषण यह हादसा रहा होगा। इस बस में 30 लोग सवार थे, 28 यात्री मध्य प्रदेश के और 2 ड्राइवर और क्लीनर। इसमें ड्राइवर घायल है, क्लीनर की भी मौत हो चुकी है। इसके अलावा 25 यात्रियों की भी इसमें मौत हो चुकी है, यानी कि 3 यात्री सकुशल इस दुर्घटना से निकलने में कामयाब रहे। उनको मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब उनकी स्थिति कैसी है? जो 4 लोग जख्मी हैं उनकी स्थिति कैसी है अभी? देखिए, घायलों की स्थिति सामान्य है। एक घायल की स्थिति थोड़ा गंभीर बताई जा रही है, लेकिन हायर सेंटर में है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वो भी रिकवर कर लेंगे। अभी यहाँ पर स्पॉट पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इनमें स्थानीय ग्रामीण भी हैं जो कुछ घटनास्थल को देखने यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुख्यमंत्रियों को देखने पहुँचे हैं। तो यहाँ पर प्रशासनिक अमला भी मौजूद है, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री यहाँ पर अब से कुछ देर बाद, अगले 10 से 15 मिनट के भीतर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। स्थानीय विधायक से लेकर पुलिस प्रशासन
प्रशासनिक का जो पूरा अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये जो रूट है यमुनोत्री हाईवे का, ये यमुनोत्री धाम के लिए जाता है। जो यात्री थे मध्य प्रदेश के, ये 2 बसों में सवार होकर यमुनोत्री धाम के लिए निकले थे हरिद्वार से, जिनमें से एक बस जिसमें 28 यात्री सवार थे, तो जो दूसरी बस थी उसमें 41 यात्री सवार थे। दोनों बसें आगे पीछे चल रही थी, लेकिन इस घटनास्थल से कुछ ही दूर पहले, करीब 2 किलोमीटर पहले, जहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट है, जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए उन बसों को रोका गया, तो दोनों बसों के बीच कुछ डिस्टेंस बना, 2-3 मिनट का डिस्टेंस बना। इसी बीच ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दूसरी जो बस जिसमें 41 यात्री थे वो आगे निकल गई। बिल्कुल सुनील, एक चीज ये जानना चाहेंगे कि जो 4 लोग बच गए, क्या उनकी तरफ से कुछ बयान आया कि हादसा किस वजह से हुआ, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी कोई कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है और प्रशासन भी कोई स्पष्ट तौर पर अभी कोई बयान इस पर प्रशासन की ओर से नहीं आया कि घटना के क्या कारण रहे। लेकिन मैं स्पॉट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो लोगों से बातचीत करके जो बातें सामने आ रही हैं, पहले ये बात भी सामने आ रही है कि ड्राइवर को झपकी आ गई, क्योंकि चारधाम यात्रा में अगर आप देखेंगे, आमतौर पर अगर आप प्रैक्टिकली चारधाम यात्रा के रूटीन देखेंगे, तो जो चालक हैं वो कई दिन तक उनको रेस्ट नहीं मिल पाता, वो कंफर्टेबली नींद नहीं ले पाते। इसके कारण अक्सर दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कुछ प्रत्यक्षदर्शी उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि बस आई और सीधे, चूंकि यहाँ पे हल्का सा कर्व है, वो खाई में गिर गई। यानी कि बस को या तो चालक को झपकी आई। दूसरे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बस है वो ओवरटेक करने, अपने आगे चल रही बस को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी। इस दौरान विपरीत दिशा से एक कार आई और उसको संभालने के चक्कर में बस अपने वो जो चालक था वो अपनी गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और बस खाई में जा गिरी। लेकिन स्पष्ट तौर पर घटना के वक्त हुआ क्या, यह भी साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि उत्तरकाशी में यमुना की खाई में हुए बस हादसे में 26 अफराद की मौत हुई है, जबकि 4 जख्मी हुए हैं। मेलुकिन और जख्मियों का ताल्लुक मध्य प्रदेश से ही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने पुलिस इंतजामिया के साथ मिलकर पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लाशों को खाई से निकाला गया। वज़ीर आला धामी की पूरी हुकूमती मशीनरी बचाव के काम में लगी हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख का इजहार किया। मरकज़ के साथ साथ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की हुकूमतों ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देर रात देहरादून के अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मियों की इयादत की। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। आज पंजाब के अमृतसर शहर में हंगामी सूरत हाल है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। गोल्डन टेम्पल के दाखिला गेट पर भी हुजूम जमा हुआ है। यहाँ पर एहतजाजियों के जरिए खालिस्तानी नारे लगाए गए। एहतजाजी अलहदा खालिस्तान की मांग करने वाले जर्नैल सिंह का पोस्टर भी हाथों में उठा रखे थे। वाज़ेह है कि अमृतसर शहर के एंट्रेंस पर लगातार चेकिंग की जा रही है। शहर के करीब 90 जगहों पर नाकाबंदी है। 110 पीसीआर की टीम शहर का गश्त लगा रही है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी फौज की जानिब से 1 जून से 8 जून तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जिसमें मुतअद्दिद हलाकतें हुई थी। ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਕਰ। कतर, कुवैत और ईरान जैसे इस्लामी ममालिक के दबाव में पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी के तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कार्रवाई का सऊदी अरब ने खैर मकदम किया। सऊदी अरब के वज़ारत ख़ारजा ने ट्वीट करते हुए आयत रसूल के सख्ती से मजम्मत की है और इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया कि तमाम मज़ाहिब और अक़ायद का एहतराम किया जाए। दूसरी जानब पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और PTI के सदर इमरान खान और PPP लीडर बिलावल भुट्टो ने भी नुपुर शर्मा के जरिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की सख्ती से मजम्मत की है और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला कदम करार दिया है। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन मुस्लिम तंजीमें अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने नुपुर पर बीजेपी की कार्रवाई को यूपी के वजीर दयाशंकर सिंह के बहाने महज धोखा करार दिया। इन्होंने ट्वीट किया है कि बीजेपी को न सिर्फ नुपुर शर्मा पर मुअत्तली के दिखावा कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि कानूनी कदम उठाना चाहिए। मुतनाज़ बयान पर बीजेपी से मुअत्तली तो उनकी भी हुई थी, जो आज उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में वजीर बने बैठे हैं। कांग्रेस बीजेपी की कार्रवाई को बैरूनी ताकतों के दबाव में उठाया गया कदम करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने यूपी हुकूमत को नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ केस दर्ज करने का चैलेंज किया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां सामान्य नुमाइंदे विनीत इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। विनीत, नुपुर शर्मा और नवीन कुमार का मामला काफ़ी गर्म रहा, मुल्क भर में एहतजाज हुआ, उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई भी की गई, किस तरह से देखा जा रहा है इसको? जी आजम, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से नुपुर शर्मा का मामला आया था, उसके बाद बीजेपी ने साफ तौर पर पहले एक प्रेस रिलीज जारी की और साफ तौर पर कहा कि सभी धर्मों का सम्मान जो है वो पार्टी करती है। तो वे कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा के बयान पर उन्होंने किनारा किया था। इसके साथ ही साथ इसके बाद बीजेपी ने कदम उठाते हुए उनका निलंबन में की जो बात है वो कर दी में थी, लेकिन अभी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मांग कर रही है कि नुपुर शर्मा पे कार्रवाई हो। एक और बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि नुपुर शर्मा की ओर से भी यह बयान आया है कि वो जो है वो अपने धार्मिक भावना के कारण आहत है और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर किसी को उनके बयान से धार्मिक ठेस पहुंची है तो वो जो है वो अपने बयान को वापस लेने की वो बात कर रही है। तो साफ तौर पर नुपुर शर्मा की ओर से भी बयान वापसी की जो बात हो रही है वो हो रही है, लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार बीजेपी पर दबाव बना रही हैं
कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। निलंबन को वो काफी नहीं मान रही हैं और अपोजिशन पार्टियां जो है वो लगातार यह मांग कर रही है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो भी कानून के तहत जो प्रावधान है उसके तहत सजा दी जाए। लेकिन वहीं पर बीजेपी ने अपनी कार्रवाई की है, बीजेपी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। हालांकि नुपुर शर्मा ने भी जो अपने बयान पर जो है वो खेद जताया है और मैं कहा है कि उनकी जो मंशा थी वो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली और पंजाब में कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी का कद बढ़ने के साथ ही पार्टी के हौसले भी बुलंद नजर आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अब आम आदमी पार्टी गुजरात में होने वाले असेंबली इंतखाबात के संभालने में लगी है। इसी के तहत आज दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। केजरीवाल अहमदाबाद में पार्टी की तिरंगा यात्रा में शिरकत करेंगे। ये तिरंगा यात्रा महसाना के पुराने बस स्टैंड से शुरू होगी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे अहमदाबाद का, जहां से हमारे नुमाइंदा दीपिका इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े। दीपिका, आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद अब गुजरात का रुख करने वाली है। गुजरात में कदम जमाना कितना आसान होगा केजरीवाल के लिए? दीपिका, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो दिल्ली और पंजाब में कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी का कद बढ़ने के साथ ही पार्टी का हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अब आम आदमी पार्टी गुजरात में होने वाले असेंबली इंतखाबात को संभालने में लगी हुई है। इसी के तहत आज दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। केजरीवाल अहमदाबाद में पार्टी की तिरंगा यात्रा में शिरकत करेंगे। ये तिरंगा यात्रा महसाना के पुराने बस स्टैंड से शुरू होगी। तो दीपिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपिका, केजरीवाल आज गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं, तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। क्या शेड्यूल है, क्या प्रोग्राम है वहां पर? बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री खासतौर पे गुजरात का उनका ये चौथा दौरा होगा। इस साल के अंत में वैसे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी के बीच 182 विधानसभा क्षेत्र के लोगों तक पहुंचने की ये मानी जा रही है। लोगों को अपनी चिंताओं व्यक्त करने का एक मौका दिया जाएगा, जहां पे खासतौर पे 15 मई से जो परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी वो 5 जून यानी कि कल खत्म हुई, समाप्त हुई। और आज खासतौर पे जब केजरीवाल जी यहाँ पे आने वाले हैं तो 3 बजे एयरपोर्ट पे उतरेंगे और उसके बाद सीधे ही महसाना का दौरा वहां पे करेंगे। वहां पे महसाना में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकालेंगे जो शहर के नगर निगम शॉपिंग सेंटर से शुरू होगी और रोड शो के दौरान लोगों को भी संबोधित करेंगे और खास तौर पे चुनाव से पहले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कानपुर तशद्दुद के मुलजिमीन की मुसलसल गिरफ्तारियां जारी है। इतवार को मजीद 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। कानपुर तशद्दुद में अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 40 लोगों को नामजद किया गया है। ATS को भी जांच में शामिल किया गया है। कानपुर तशद्दुद में अब तक गिरफ्तार तमाम मुलजिमीन को कल अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने तमाम मुलजिमीन को 14 रोज के लिए जेल भेज दिया है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे संदीप से, जो इस वक्त कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, कानपुर में जो तशद्दुद हुआ उसके बाद लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अब किस तरह के हालात वहां पर हैं और कितनी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं? देखिए आजम, जिस तरह से गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है, उसके बाद पुलिस का मार्च भी लगातार पैदल मार्च कर रही है। पुलिस, CSC और RAF लगातार उन इलाकों में कर रही है जहां पर स्थिति तनावपूर्ण थी और अभी भी तनावपूर्ण लगभग बनी हुई है। हालांकि अभी सुबह का समय है, इसलिए अभी बाजारों के बारे में नहीं कहा सकता है कि किस तरह से बाजार खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। लोगों में दहशत है, हालांकि दहशत है। और दूसरी गिरफ्तारी की जो बात की जाए, कल रात में भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब जो कुल संख्या हो गई है वो गिरफ्तारी की संख्या 34 पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं जो नामजद लोग हैं, 45 नामजद लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इस तरह से जांच आगे बढ़ती जा रही है। उसमें पॉलिटिकल कनेक्शन भी अब निकलते जा रहे हैं। MIM के जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं उनका भी इसमें नाम आ रहा है। दूसरी चीज ये कि इस मामले में ATS भी पहुंची। कल शाम को ADG नवीन अरोड़ा यहाँ पहुंचे और यहाँ पूरे जानकारी ली कि किस तरह से घटना हुई,
सीसीटीवी फुटेज देखे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। रायचूर सिटीजन्स फोरम ने आलूदा पानी सप्लाई करने पर बल्दिया के खिलाफ बंद की कॉल दी है। फोरम के कन्वीनर जी अमरीश ने कहा है कि शहर में आलूदा पानी पीने की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों अफराद अस्पताल में जेर इलाज है। और इससे पूरे मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे रायचूर, जहां से हमारे नुमाइंदे नसीम इस वक्त जुड़े। नसीम, आज बल्दिया के खिलाफ बंद की कॉल दी गई है, आलूदा पानी सप्लाई को लेकर किस तरह का माहौल है और क्या अभी तक बल्दिया की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? जी आजम, यहाँ पर ये जो आलूदा पानी का मामला जो है बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ पर आलूदा पानी की वजह से गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आज सुबह एक और मौत वाक़ई होने की इत्तला है। जी, यहाँ पर इस मसले को लेकर जो सिटीजन फोरम है, जो मुख्तलिफ तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसने आज बंद की कॉल दी है। हालांकि बंद तो सिर्फ तिजारती दुकानात पर रहेगा और स्कूल और कॉलेज वगैरह बंद नहीं रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा